तो हेलो दोस्तों, भारत की संविधान सभा के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो इतिहास है इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो संविधान निर्माण के लिए पहली विधिवत संविधान सभा संयुक्त राज्य अमेरिका की यानी यूएसए द्वारा बनाई गई थी। फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था 1787 में, तो इसको गठित किया गया था। संविधान सभा का सिद्धांत के सर्वप्रथम जो दर्शन है ये लोकमान्य तिलक के निर्देश में तैयार किया गया स्वराज विधेयक था, जो कि 1895 में आता है। स्वराज विधेयक को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल भी कहा जाता है। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के उद्देशिका में यह निहित था कि भारतीय संविधान बनने का उद्देश्य ब्रिटिश संसद का था। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था कि उद्देशिका में यह निहित था कि भारतीय संविधान बनाने का उत्तरदायित्व किसका है? ब्रिटिश संसद का है। भारत के लिए संविधान सभा का पहला स्पष्ट उल्लेख महात्मा गांधी ने 1922 में किया। उन्होंने कहा, स्वराज ब्रिटिश संसद की ओर से उपहार के समान नहीं होगा, ये गिफ्ट नहीं होगा ब्रिटिश संसद की ओर से, बल्कि भारत के लोगों की आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। तो हम अपनी सेल्फ जो एक्चुअलाइजेशन है या सेल्फ एक्सप्रेशन है उसको करेंगे। 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। भारतीय संविधान निर्माण की दिशा में एक सशक्त प्रयास के रूप में देखा जा सकता है इसको। फिर 1934 में एम.एन. रॉय ये नवमानवतावाद का कॉन्सेप्ट देते हैं तथा इनकी स्वराज पार्टी से भी संविधान सभा की मांग उठाई गई थी। इसी वर्ष कांग्रेस कार्य समिति ने पहली बार संविधान सभा की औपचारिक रीति से इसकी मांग की थी। कब? इसी वर्ष यानी 1934 में ही। 1936 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह मांग रखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के मुद्दे पर अपना पहला आधिकारिक रुख 1934 में स्पष्ट किया था। कांग्रेस का मत था कि एक ऐसी संविधान सभा का गठन किया जाए जो भारतीय जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करे। 1936 के फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने सार्वभौमिक दस मताधिकार के आधार पर भारतीय संविधान के गठन को आवश्यक माना। फिर 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जो भारतीय जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। जवाहरलाल नेहरू ने इस समस्या को बखूबी समझा और कहा कि संविधान सभा की मांग भारतीय लोगों की स्वयं की शासन व्यवस्था की मांग है और संविधान सभा सिर्फ लोगों का समूह या वकीलों का समूह नहीं होगा, बल्कि यह भारत का वह पथ है जहां से भारत रूढ़िवादी राजनैतिक व सामाजिक संरचना को पीछे छोड़ते हुए एक नए समाज की संरचना के लिए आगे बढ़ रहा है। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है। महात्मा गांधी व्यापक राजनीतिक व दूसरे प्रकार की शिक्षा का माध्यम होने के अलावा संविधान सभा हमारी सांप्रदायिक एवं अन्य विषमताओं का हल भी बता सकती है। फिर गांधी जी ने 1929 में हरिजन में द ओनली वे शीर्षक के अंतर्गत एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने विचार व्यक्त किया कि संविधान सभा ही देश के देशज प्रकृति का और लोक इच्छा का सही अर्थों में तथा पूरी तरह से निरूपण करने वाला संविधान बना सकती है। उन्होंने घोषणा की कि सांप्रदायिक व अन्य समस्याओं के न्याय संगत हल का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही होगी। फिर 1945 में सप्रू समिति ने अपनी रिपोर्ट में संविधान निर्माण की योजना बनाई। फिर संविधान ब्रिटिश सरकार और संविधान सभा, तो लॉर्ड लिनलिथगो का प्रस्ताव आया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, 1940 में आता है। में भारतीय संविधान स्वभावतः भारतवासी ही तैयार करेंगे, ऐसा वो बोलते हैं, और इसमें संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं था, लेकिन ये कहा गया कि भारतीय संविधान स्वभावतः भारतवासी ही तैयार करेंगे, लेकिन संविधान सभा का कहीं उल्लेख नहीं था अगस्त ऑफर में। क्रिप्स मिशन आया 1942 में, इसमें संविधान सभा के गठन का मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया। कैबिनेट मिशन जब आया 1946 में, तो संविधान सभा की मांग को व्यवहारिक रूप से अमली जामा पहनाया गया 1946 में। कैबिनेट मिशन व संविधान सभा का गठन 1946। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 के अंत में ब्रिटेन में संसद यानी कॉमन सभा के आम चुनाव होते हैं, जिसमें चर्चिल और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है और क्लेमेंट एटली की लेबर पार्टी की सरकार स्थापित होती है। भारत की स्वतंत्रता एवं भावी स्थिति पर विचार करने हेतु प्रधानमंत्री इटली की सरकार ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत भेजा था। कब? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य कौन कौन से थे? सर या लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे, ये भारत मंत्री भी थे,
भारत मंत्री भी थे और ये अध्यक्ष थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स ये सदस्य थे और एबी अलेक्जेंडर ये भी सदस्य थे। इस मिशन ने अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित की थी, इसलिए इसे मई योजना भी कहा जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार कैबिनेट मिशन योजना उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली श्रेष्ठ योजना थी। इसके प्रस्ताव कौन कौन से थे? तो भारतीय संघ बनेगा जो ब्रिटिश भारत व देशी रियासतों को मिलाकर बनेगा। कैबिनेट मिशन ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। यहाँ पर तो अस्वीकार कर दिया, लेकिन अब जिन्ना एक गंदी चाल चलेंगे और क्या करेंगे? डायरेक्ट एक्शन डे की बात करेंगे। आओ मुसलमानों, सड़कों पर आओ और कत्ले आम मचाओ, ये बात करेंगे, जिससे घबरा कर हमें स्वतः ही अपना देश मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा डर्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। इसके बाद संघ के पास केवल विदेश, रक्षा व संचार का मुद्दे होंगे। अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो स्टेट्स को या अपनी प्रांतों को दे दी जाएंगी। संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा गठन के संदर्भ में कैबिनेट मिशन ने प्रमुख व्यवस्था इस प्रकार की है, यानी जो भारत का संविधान बनाने हेतु तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन व मनोनयन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा और कुछ केस में नॉमिनेशन भी किया जाएगा। इसमें कुल 389 सदस्य होंगे, इसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश गवर्नर प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र यानी दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग व बलूचिस्तान के प्रतिनिधि होंगे। गवर्नर प्रांत से 9 होंगे। गवर्नर प्रांत 9 कौन कौन से थे? मद्रास, मुंबई, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, पंजाब, संयुक्त प्रांत व केंद्रीय प्रांत व बरार। ये सीपी बरार था। लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा के एक सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। प्रांतों के लिए निर्धारित किए गए स्थान जनसंख्या के आधार पर विभिन्न समुदायों को बांटे जाएंगे। तो प्रतिनिधि 3 समुदायों से आएंगे, सामान्य से, मुस्लिम समुदाय या सिख संप्रदाय की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि चुने जाएंगे और जितने मतलब जिस प्रकार जैसा समुदाय होगा, जितनी जिसकी जनसंख्या होगी उस हिसाब से प्रतिनिधि को चुना जाएगा। प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर दिया जाएगा। निश्चित किया गया कि प्रांतीय विधान सभा में प्रत्येक संप्रदाय को जितने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजने थे उसका निर्वाचन प्रत्येक संप्रदाय अलग अलग करेगा। प्रत्येक समुदाय के लिए आवंटित सीटों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के निम्न सदन द्वारा उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, अर्थात उनको नॉमिनेशन दिया जाएगा, लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर एक। संविधान के निर्माण होने तक सभी दलों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। प्रांतों के लिए अलग संविधान का निर्माण होगा। इस प्रकार कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में 296 सीटों हेतु हुआ। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 92 सीटें भर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व का तरीका देशी राज्यों व संविधान सभा के सदस्यों से बनी वार्तालाप समिति यानी नेगोशिएशन कमेटी द्वारा किया गया। देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए दोनों तरीके यानी मनोनयन और निर्वाचन को स्वीकार किया गया। जुलाई-अगस्त 1946 में संविधान सभा हेतु निर्वाचन हुए। ब्रिटिश प्रांतों वाले सदस्यों का चुनाव उक्त प्रांतों की विधायिकाओं के निम्न सदन ने किया। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत विभाजन के कारण पश्चिम बंगाल व पूर्वी बंगाल में संविधान सभा हेतु पुनर्निर्वाचन हुए। इस प्रकार संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की संख्या 389 निर्धारित की थी, पर पाकिस्तान के पृथककरण के कारण 15 अगस्त 1947 के बाद यह संख्या घटकर 324 रह गई। तो गवर्नर जनरल वाले प्रांतों से 332 सदस्य आएंगे, चीफ कमिश्नर से अब 4 की जगह 3 होंगे, देशी रियासतों से 89 होंगे, संयुक्त राजस्थान से 12 इसमें सदस्य रहेंगे। गवर्नर प्रांतों में 232 में से सर्वाधिक संयुक्त प्रांत से आएंगे 55, दूसरा मद्रास से 49, तो तीसरा बिहार से 36। देशी रियासतों में सर्वाधिक हैदराबाद से 16 सदस्य गए थे, पर हैदराबाद रियासत एकमात्र ऐसी बड़ी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि प्रावधान होने के बावजूद संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। इनको अलग देश चाहिए था। तो माउंटबेटन योजना बेसिकली 1947 को आती है। तो कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की मांग के अस्वीकारीकरण और संविधान सभा के चुनाव में जुलाई 1946
कांग्रेस की विजय देख मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया, इंडायरेक्ट एक्शन डे मनाया और भयंकर मारकाट की गई। ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की, जिसे एटली की घोषणा कहा जाता है, कि 30 जून 1948 से पहले भारत में ब्रिटिश शासन का अंत कर सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। इस योजना को त्वरित अमली जामा पहनाने हेतु बेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया। माउंटबेटन ने 23 मार्च 1947 को वायसराय का पद संभाला। 23 मार्च 1947 को 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक योजना रखी, जिसे जून प्लान या माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना को गुप्त रूप से बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। इस योजना को कांग्रेस व लीग दोनों ने स्वीकार किया लिया था। बाल्कन प्लान ने देश को छोटे छोटे प्रांतों में बांट देना अर्थात विभाजन, पर यह योजना सिरे नहीं चढ़ी। इस योजना में देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या संप्रभु रहने का विकल्प दिया गया था। इसे डी कीवर्ड प्लान भी कहा जाता है। डी कीवर्ड प्लान भी कहा जाता है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत 2 डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान में विभाजित होना था। बंटवारे पर गांधी ने शुरू में कहा कि कांग्रेस को बंटवारा मेरी लाश के ऊपर से गुजर कर स्वीकारना होगा, पर बाद में वे मान गए। कांग्रेस के एकमात्र नेता अबुल कलाम आजाद ने अंत तक भारत विभाजन का स्वीकार नहीं किया था। बलूचिस्तान यानी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में शामिल किए जाने पर खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के अनुरूप ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे? 15 अगस्त तक 2 अधिनियम यानी डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान बना दिए जाएंगे। इस अधिनियम द्वारा वायसराय तथा भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। तो वायसराय और भारत मंत्री का पद अब समाप्त कर दिया गया है। वायसराय के पद के स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति उस राज्य की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश ताज करेगी। यानी स्टेट जो पाकिस्तान होगा उसकी सिफारिश पर ब्रिटिश राज्य गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेगी और भारत जिसको कहेगा उसको नियुक्ति दी जाएगी ब्रिटिश संसद द्वारा। रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। सर रेडक्लिफ ब्राउन को पंजाब व बंगाल की सीमा निर्धारण आर्थिक आधार पर करने के लिए नियुक्त किया गया। धार्मिक आधार पर करने के लिए नियुक्त किया गया। नए संविधान के बनने तक शासन संचालन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार किया जाना प्रस्तावित था। दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा होगी। संविधान सभा नए संविधान के लागू होने तक विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी और 1935 के नियम के अनुसार। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल व नेहरू प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता के उपलक्ष्य पर नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को मिडनाइट को संविधान सभा के समक्ष संसद भवन में ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी भाग्य बधु से चिरपरिचित मुलाकात वाला प्रसिद्ध भाषण दिया। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य डोमिनियन स्टेटस के रूप में था। ब्रिटिश संसद के इतिहास में शायद ही कोई इतना महत्वपूर्ण विधेयक रहा हो जो इतने कम समय या कम वाद विवाद से स्वीकृत हुआ हो। नॉर्मन डी पार्मर ऐसा बोलते हैं। तो संविधान का निर्माण इसमें देखते हैं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नर से 4। महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। तो संविधान सभा का चुनाव ये जुलाई 1946 में हुआ था। प्रथम बैठक 9 अगस्त 1946 को। कांग्रेस ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को, इन 4 दिन बाद प्रस्तुत किया था। फिर उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 जनवरी 1949 को। प्रारूप समिति 19 अगस्त को बनाई गई थी। 26 नवंबर आजकल भारतीय संविधान के रूप में मनाया जाता है। 2015 से इसे अम्बेडकर के 125वें दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। कब? 24 जनवरी 1950 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। महत्वपूर्ण तिथियां
तथ्य क्या है महत्वपूर्ण? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। भारत पाक बंटवारे के बाद यह संख्या 324 रह गई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इस दिन 284 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे, 284। संविधान सभा के 3 वाचन हुए। तीसरा व अंतिम वाचन 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 को हुआ और ये 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 16 नवंबर 1949 तक चला। मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में अनुसूचियां 12 हो गई। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत या स्वीकृत या पारित किया गया, उस दिन कुछ अनुच्छेद 15 + 394 = 16 स्वतः लागू हो गए थे। स्वतः लागू विषय थे, नागरिकता के जो कानून थे वो स्वतः लागू हो गए थे, यानी अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 स्वतः लागू हो गए थे। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 स्वतः लागू हो गया था। चुनाव आयोग 324 ये वाला स्वतः लागू हो गया था। तदर्थ संसद 379 वाली जो आर्टिकल है वो भी अपने स्वतः लागू हो गया था और अस्थायी एवं संक्रमणकालीन जो उपबंध थे वो भी स्वतः लागू हो गए। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, पर प्रथम बैठक में 9 ही उपस्थित हुई थी। राज्यसभा की वेबसाइट के अनुसार ऐसा दिया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक में सर्वाधिक उपस्थित सदस्य मद्रास प्रांत के थे। प्रथम बैठक में मद्रास के प्रांत के लोग सबसे ज्यादा थे, जबकि कुल सदस्य संख्या संयुक्त प्रांत की थी। कुल सदस्य संख्या संयुक्त प्रांत की थी। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात को भारत की संविधान सभा ने प्रभुत्व शक्ति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था बन गई। सभा ने लॉर्ड माउंटबेटन की गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्ति का समर्थन किया। अनुच्छेद 394 भाग 22 के अनुसार यह अनुच्छेद 394 व अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 364, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 कुल 16 तुरंत यानी इनटू फोर्स एट वंस यानी तुरंत इनको फोर्स में ला दिया गया, अर्थात 26 नवंबर 1949 से ही ये लागू हो गए, जबकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो शेष सभी जो प्रावधान थे 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिए गए थे, लेकिन 16 जो ऐसे अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। भाग 22 में अनुच्छेद 393 से 95 का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 393 में क्या दिया गया है? इस संविधान का संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया। 394 इस अनुच्छेद में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि दी गई है। 1994 ए में राष्ट्रपति को अथॉरिटी दी गई है कि वे संविधान को हिंदी भाषा में अनुवाद करवाएं और उसका प्रकाशन करें। अनुच्छेद 394 ए में 387 में 1987 में 98वें संविधान संशोधन द्वारा 394 ए नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। अनुच्छेद 394 ए के तहत राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वह संविधान सभा का हिंदी में अनुवाद करवाएं और उसका प्रकाशन करें। अनुच्छेद 395 के अनुसार भारत शासन अधिनियम 1935 तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समाप्त किया गया, निरसन यानी रिपील कर दिया गया, पर प्रिवी काउंसिल आधिकारिकता उत्साधन अधिनियम 1949 का निरसन नहीं हुआ। प्रिवी काउंसिल आधिकारिकता उत्साधन अधिनियम 1949 का निरसन नहीं हुआ था। 1935 वाला एक्ट और 47 वाला एक्ट को समाप्त कर दिया गया था अनुच्छेद 395 के माध्यम से, लेकिन प्रिवी काउंसिल आधिकारिकता उत्साधन अधिनियम 1949 को निरसन नहीं किया गया था। अगर संविधान सभा के 11 अधिवेशन माने जाएं तो 11वां 14 से 26 नवंबर 1949, तो सभा का कार्यकाल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का होता है। अगर 12 माने जाएं 24 जनवरी 1950, तो कार्यकाल 3 वर्ष 1 माह 16 दिन का होता है। पहला अधिवेशन 19 से 23 सितंबर 1946 को हुआ था। संविधान के चौथे अधिवेशन में तय किया गया कि वर्तमान संविधान सभा भारत की संविधान सभा होगी, तब पाकिस्तान अपनी नई संविधान सभा की स्थापना करेगा। चौथे अधिवेशन में ये तय किया गया था। संविधान सभा के 5वें अधिवेशन में संविधान सभा ने पूर्ण प्रभुता शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसके बाद वह
पूर्ण संप्रभुता संपन्न संस्था बन गई, यानी कि अब ब्रिटिश के अधीन वो कहीं से कहीं तक नहीं रह गई। संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा के सामने प्रारूप संविधान पेश किया था। इस प्रारूप में 315 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा के 10वें अधिवेशन में प्रस्तावना को अंतिम रूप दे दिया गया था। कब? 10वें अधिवेशन में। प्रारूप संविधान का तीसरा वाचन प्रारंभ हुआ, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अब हम संविधान के तृतीय वाचन को आरंभ करेंगे। संविधान सभा का 12वां व अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को शुरू हुआ। इस दिन 2 सदस्यों ने संविधान सभा की सदस्यता ली। कौन कौन से? रत्नप्पा, भरमप्पा, कुमारम, ये मुंबई के थे, और डॉक्टर Y.S. परमार हिमाचल प्रदेश के। संविधान सभा के सचिव H.B.R. अयंगर, या संविधान सभा के सचिव कौन थे? अयंगर। H.B.R. अयंगर भारत के प्रथम राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन अधिकारी थे। ये संवैधानिक सलाहकार B.N. राव ने प्रारूप समिति के विचार के लिए प्रारूप संविधान तैयार किया था। प्रारूप समिति के विचार के लिए प्रारूप संविधान तैयार किया था। इसमें 240 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियां थी। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रस्तुत किया था संविधान सभा के मध्य, उसमें 395 और 8 अनुसूचियां थी। इनमें 240 और 13 अनुसूचियां थी। पंडित गोविंद मालवीय के प्रस्ताव पर 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1930, 31, 32 के गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम बनाया गया था। हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में अपने 16 सदस्यों को कभी नहीं भेजा, उनके स्थान रिक्त रहे। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे तो महात्मा गांधी नहीं थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे, तेज बहादुर सप्रू नहीं थे, और B.N. राव नहीं थे। B.N. राव बेसिकली ये संविधान सभा के सलाहकार थे। तो संविधान सभा को एक चलायमान राष्ट्र या राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र जवाहरलाल नेहरू ने कहा। एक चलायमान राष्ट्र या राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र कहा जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में न्यूनतम बहस से पारित प्रस्ताव सार्वभौमिक प्रेस मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट है, जो ये प्रस्ताव है, ये सबसे कम बहस में पारित हुआ था, जबकि सर्वाधिक विवादित विषय रहा है राष्ट्रभाषा या राजभाषा का मुद्दा। फिर यह विवाद मुंशी अयंगर फार्मूले से सुलझा था। मौलाना आजाद ने प्रेस मताधिकार वाले प्रावधान को 15 साल के लिए स्थगित करने का सुझाव दिया था। मौलाना आजाद। गणराज्य तो 26 जनवरी 1950 को तत्कालीन गवर्नर जनरल C. राजागोपालाचारी ने भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की उद्घोषणा की। इसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी। भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के सामने प्रस्ताव रखा कि उद्देश्य का संविधान का अंग बने। ग्रेनविल ऑस्टिन ये बहुत महत्वपूर्ण थिंकर हैं एज फार एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न। इनकी जो टिप्पणियां हैं, टीकाएं हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं भारतीय संविधान को समझने के लिए। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा की 3 मुख्य विशेषताएं बताई हैं। पहली, सहमति से निर्णय। उदाहरण के लिए संघीय, भाषाई या अल्पसंख्यकों वाले जो प्रावधान है, ये सहमति से इनमें निर्णय लिया गया था। आम सहमति से या कंसेंसस के माध्यम से निर्णय लिए गए थे। समायोजन का सिद्धांत, तो इसमें संघात्मक व एकात्मक व्यवस्था में समन्वय दिखाया गया है। मतलब काइंड ऑफ इंटीग्रेशन की बात भारतीय संविधान में की गई है। आप संघात्मक भी हैं, तो भारत ने शक्तियों का बंटवारा किया है जिससे कि वो संघात्मक है, लेकिन एकात्मक भी है। बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जहां पर केवल केंद्र शक्तिशाली है। केंद्रीय शासन और पंचायती राज में समन्वय, केंद्रीय शासन और पंचायती राज में भी इसमें समन्वय देखने को मिलता है। फिर परिवर्तन के साथ चयन की कला, तो हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। अगर परिवर्तन है तो हम कुछ दूसरी चीजें भी चयन कर सकते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार संविधान बनाने में भारत का मूल योगदान यह है कि इसकी संविधान सभा ने चयन और समायोजन की कला को दर्शाते हुए सर्वसम्मति पर आधारित निर्णय के माध्यम से एक सुखद संघ एमिकेबल यूनियन का निर्माण किया। ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपने अध्ययन में पाया कि सर्वोपरि राजनीतिक नेतृत्व में 4 नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है: नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये चारों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख एवं लोकप्रिय नेता रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी, अंतरिम कांग्रेस सरकार, संविधान सभा और अंतरिम संसद में भी ये प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे थे।
संविधान निर्माण में इन चारों नेताओं की राजनीतिक भूमिका को रेखांकित करने के लिए ऑस्टिन ने इन्हें राजनीतिक अल्पतंत्र यानी पॉलिटिकल ओलिगार्की के रूप में अभिहित किया है। कौन कौन से थे, कौन कौन लोग शामिल थे? नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद। विशेषज्ञों में एक अन्य प्रमुख व्यक्ति थे BN राव, जो पूर्वतः ICS पदाधिकारी और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं बल्कि संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, जिन्होंने विविध बिंदुओं पर संविधान सभा के सदस्यों के लिए प्रश्नावलियों, टिप्पणियों के अलावा संविधान का पहला आधिकारिक ड्राफ्ट भी तैयार किया था। नेताओं की अंततः संबद्ध हस्ता अधिकांश सदस्यों की उपस्थिति 3 संस्थाओं में प्रदर्शित है: संविधान सभा की समितियों में, कांग्रेस पार्टी में और अंतिम सरकार में। कई नेता जो एक साथ ही संविधान सभा की कई समितियों में उपस्थित थे: मुंशी ये 6 समितियों में थे, अयंगार 5 समितियों में थे, अय्यर व अयंगार 5 समितियों में थे, आजाद, पटेल और सीतारामैया 4 समितियों में थे, नेता नेहरू जी, पंत और अंबेडकर प्रत्येक ये 3 समितियों में शामिल थे, और प्रसार एवं सिन्हा ये प्रत्येक 2 समितियों में शामिल थे। समितियों एवं विधानसभा की बैठकों में अध्यक्ष तब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लेता था जब तक लगभग सर्वसम्मति यानी यूनानिमिटी से या कम से कम कंसेंसस से कोई निर्णय न हो जाए। अश्विन के अनुसार भारतीय संविधान सभा के मौलिक योगदान निम्नलिखित थे: पहला, ये कंसेंसस पर बेस्ड थी, आम सहमति या सर्वसहमति पर बेस्ड थी, से निर्णय इसमें लिए जाते थे। दूसरा, सांस्कृतिक सामाजिक विविधताओं का इसमें समायोजन किया गया था। तो ईस्ट की क्या सांस्कृतिक या सामाजिक विविधता है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया, नॉर्थ की, ईस्ट की, वेस्ट की, तो साउथ की, सभी की जो सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनको समायोजित करने का काम किया गया था। विश्व के विविध संविधानों से संस्थाओं का चयन एवं भारत की आवश्यकता के अनुसार उनमें सुधार या अनुकूलन। तो भारत में ऐसा नहीं है कि ज्यों का त्यों कॉपी कर लिया। संविधान में जो बहुत सारे चीजें हैं वो विदेशों से या विदेशी जो संविधान है उनसे ज्यों का त्यों कॉपी नहीं किया गया, उसको भारत के एटमॉस्फेयर में लाके उसको उस प्रकार से मॉडिफाई करके भारत में लागू किया गया। ऐसा नहीं है कि ज्यों का त्यों कॉपी कर लिया गया। जैसे भारत में राज्यसभा है, तो राज्यसभा जिसे लॉर्ड सभा कहा जाता है इंग्लैंड में, तो हूबहू कॉपी नहीं किया गया है। तो लॉर्ड सभा में वहाँ जो एलिट सेक्शन है या जो काइंड ऑफ संभ्रांत वर्ग है वहाँ बैठता है इंग्लैंड में, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कायदा इलेक्शन होता है, भले ही इनडायरेक्ट हो लेकिन इलेक्शन होता है और कोई भी व्यक्ति उसमें आ सकता है, ये बात है। प्रसिद्ध संविधानविद रेमंड ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान के लागू होते ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। फिलाडेल्फिया 1787 के बाद यह कार्य किसी संविधान सभा के द्वारा किया गया सबसे महान राजनीतिक कार्य था। समय बहुत तेजी से बदल रहा है और दुनिया में लोग भी नई विचारधाराओं में लिप्त हो रहे हैं। यहाँ लोग जनता के द्वारा के शासन से ऊब रहे हैं, जनता के द्वारा के शासन से ऊब रहे हैं। लोग जनता के लिए शासन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जनता का और जनता के द्वारा के प्रति उदासीन नजर आ रहे हैं। अगर हम भारत को सही जगह देखना चाहते हैं तो जनता के लिए और जनता के द्वारा, इन तीनों को ही आत्मसात करना पड़ेगा। इन शब्दों में डॉक्टर अम्बेडकर ने और सारी बुनियादी बातें कह दी जिसमें भारत के संविधान का दर्शन छिपा हुआ है कि लोग जनता के द्वारा जो शासन है उससे ऊब रहे हैं। अब लोगों को चाहिए कि जनता के लिए शासन हो, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल से लोग ऊब रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये होना चाहिए। फिर संविधान सभा तो 26 नवंबर को भारत में संविधान सभा के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2015 से हुई, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर के 125वें जन्मदिवस के अवसर पर मनाया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना। 1951 से 2014 तक संविधान दिवस 20 दिवस के रूप में मनाया जाता था, अब इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब चलिए संविधान सभा की कुछ प्रारंभिक जो बैठकें हुई हैं उनको देख लेते हैं। प्रथम बैठक, ये संविधान सभा की पहली बैठक ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। फ्रांस की तरह संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य, बुजुर्ग एवं प्रमुख राजनीतिक नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सभापति बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी सभापति बनाया गया।
जिनका प्रस्ताव कृपलानी के द्वारा रखा गया था। तो इसका प्रस्ताव किसने रखा था? कृपलानी। बनाया किसको गया था? डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भागीदारी की थी, जबकि प्रथम सत्र में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इसी दिन फ्रैंक एंथोनी को डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा के द्वारा उपसभापति मनोनीत किया गया था। फ्रैंक एंथोनी को। आचार्य जे.बी. कृपलानी संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे। उस समय कृपलानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ करते थे, जबकि संविधान सभा के नियमों के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रवक्ता थे। 9 दिसंबर को प्रथम बैठक में अस्थायी सभापति का निर्वाचन एवं उपसभापति का मनोनयन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। देशी रियासतों द्वारा सदस्य तय नहीं किए जाने पर तथा मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने के कारण पहली बैठक में 207 सदस्यों ने ही भाग लिया। संविधान का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से 23 सितंबर 9 दिसंबर 1946 से 23 सितंबर 1946 तक हुआ। इस अधिवेशन में टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने के कारण इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने संविधान सभा की तुलना एक ऐसे विवाह से की है जिसमें दुल्हन ही गायब। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुन लिए गए। कब? 11 दिसंबर 1946 को। ये डेट क्यों इतना फोकस किया जा रहा है? ये डेट से ही क्वेश्चन आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की अध्यक्षता में ही 15 सदस्य की नियम समिति का गठन किया गया। 15 सदस्य की नियम समिति का, रूल्स कमेटी का गठन किया गया। 15 लोग थे इसमें। जी दुर्गाबाई इस नियम समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी। जी दुर्गाबाई। दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को होती है। तीसरी बैठक, संविधान की तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। इसका प्रस्ताव आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा रखा गया था तथा सरदार पटेल ने इसका समर्थन किया था। चौथी बैठक 12 दिसंबर 1946 को हुई। पांचवी बैठक, संविधान की पांचवी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। इसमें कुल 8 उद्देश्य निहित थे। तो इसमें कुल 8 उद्देश्य निहित थे। इस दिन मोहनलाल सक्सेना ने इसके उर्दू अनुवाद को संविधान सभा में पढ़ा था। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी तथा संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा दी गई थी तथा संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी है। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसी से थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करके भारत की प्रस्तावना है उसको बना दिया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। M.R. जयकर और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा विरोध किए जाने के कारण यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में भावी संविधान के उद्देश्य तथा सरकार के स्वरूप का उल्लेख था। जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर कांग्रेस द्वारा जुलाई 1946 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर, के.टी. शाह, असफ अली, के.एम. मुंशी, जी.आर. गाडगिल, हुमायूं कबीर के संथानम। 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का आधार यह उद्देश्य प्रस्ताव होने के कारण प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। संविधान सभा का प्रभाव में आना, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम दिन था। को उसके सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। इस दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के अंतिम दिन अर्थात 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियां सभा पटल पर रखी गईं। एक हस्तलिखित प्रति अंग्रेजी की थी, जिस पर नंदलाल बोस के नेतृत्व में कलाकारों द्वारा कलाकृतियां अंकित की गई थी। नंदलाल बोस ने ही भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कारों के प्रतीक चिन्हों की आकृति प्रदान की है, नंदलाल बोस ने। फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटालियन तरीके से संविधान को हाथों से लिखा था। दूसरी अंग्रेजी की छपी हुई प्रति थी। तीसरी हिंदी की हस्तलिखित प्रति थी। 284 सदस्यों ने संविधान की तीनों प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद जनगणमन व वंदे मातरम के गायन के साथ संविधान सभा अनिश्चित तिथि तक स्थगित कर दी गई। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का भारतीय गणराज्य की संसद, अंतरकालीन संसद या एक सदनी के रूप में आविर्भाव हुआ। तो जनवरी 1950 में जो संविधान सभा थी, अब वो भारतीय
गणराज्य की संसद के रूप में उसको अब देखा जाने लगा। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। राज्यसभा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कुल विद्वान 12 अधिवेशन मानते हैं। 12 अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, तो कुछ जो विद्वान है वो 12 अधिवेशन मानते हैं। 11 अधिवेशन 14 से 26 नवंबर 1949 तक हुए। इसी अधिवेशन में प्रारूप संविधान का तीसरा एवं अंतिम वाचन हुआ था। इसी अधिवेशन में प्रारूप संविधान का तीसरा एवं अंतिम वाचन हुआ था। 17 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन शुरू हुआ। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रस्ताव रखा कि संविधान को संविधान सभा ने जिस रूप में स्वीकार किया है उस रूप में पारित किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। संविधान सभा के अन्य कार्य। संविधान सभा ने देश के लिए संविधान के निर्माण व कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्नलिखित कार्य किए। कौन कौन से? पहला, इसने 16 मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। कब? 16 मई 1949 को भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। किसके लिए? राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ के लिए। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। मुंशी एंगर फार्मूला के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। इसने जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों एक साथ ही अपनाए गए थे 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी जिसमें संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। संविधान सभा की बैठक जब विधायिका के रूप में होती थी, यानी लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में, यहाँ पर कानून बनाए जाते थे, तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर किया करते थे। जब संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे। 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य करना स्वीकार किया था। 17 नवंबर 1947 को। अब संविधान सभा के प्रमुख निर्वाचित नेता, उनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 को हुए निर्वाचन में जीतने वाले कुछ प्रमुख दलीय नेता निम्नलिखित थे। पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये अध्यक्ष थे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। कांग्रेस पार्टी द्वारा इनको नामांकित किया गया था बंगाल से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संयुक्त प्रांत से। फिर मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्ष थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पंजाब प्रांत से। प्रायः यह कह दिया जाता है कि जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यह हेतुपूर्ण है। जिन्ना पंजाब से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। यह बात अलग है कि उन्होंने मुस्लिम लीग के अन्य सदस्यों के साथ संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। सदस्य तो थे लेकिन उन्होंने बाइकआउट कर दिया था उसका। डॉक्टर अम्बेडकर ये अध्यक्ष थे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बंगाल से। संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य में अम्बेडकर 1946 में बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, किंतु भारत का विभाजन होने के पश्चात वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अतः बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट कांग्रेस के M.R. जयंकर से रिक्त कराकर उपचुनाव द्वारा अम्बेडकर को पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। फ्रैंक एंथोनी ये अध्यक्ष व मुखिया थे एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के, कांग्रेस द्वारा नामांकित। कहाँ से? बंगाल से। जगजीवन राम ये अध्यक्ष थे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग के, कांग्रेस द्वारा नामांकित, बिहार से। हंसा मेहता अध्यक्षा थी ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस द्वारा नामांकित, मुंबई से। कामेश्वर सिंह दरभंगा के महाराजा थे, अध्यक्ष थे ऑल इंडिया लैंड होल्डर एसोसिएशन के, स्वतंत्र सदस्य के रूप में बिहार से निर्वाचित हुए। महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा, किंतु महात्मा गांधी ने 16 प्रमुख व्यक्तियों की सूची कांग्रेस कार्य समिति को दी थी और सिफारिश दी थी कि इन लोगों को कांग्रेस के टिकट पर संविधान सभा के लिए चुना जाए। एनी मस्करीनी देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी। ये त्रावणकोर कोच्चि रियासत से थी। फिर सोमनाथ लाहिड़ी ये संविधान सभा में कम्युनिस्ट पार्टी के एकमात्र सदस्य थे। विभाजन के बाद पश्चिमी बंगाल से पुनः निर्वाचित के बाद ये सदस्य नहीं रहे थे, तो पुनः निर्वाचन के बाद ये सदस्य नहीं रह गए थे, लेकिन कुछ समय के लिए थे। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र में से अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव, दिल्ली से देशबंधु गुप्ता, कुर्ग या कोगड़ू कर्नाटक से CM पुनाका संविधान सभा के सदस्य बने। भार्गव और देशबंधु गुप्ता के केंद्रीय
भार्गव और देशबंधु गुप्ता केंद्रीय विधानसभा का सदस्य होने के कारण कैबिनेट मिशन प्लान के प्रावधानुसार सदस्य बने, जबकि पुनाका कुर्ग विधायिका द्वारा निर्वाचित किए गए थे। तो संविधान सभा में जो महिलाएं थी विभिन्न, उनके बारे में देख लेते हैं। टोटल 15 महिलाएं थी, ये याद रखिएगा। विजय लक्ष्मी पंडित, बहुत चर्चित नाम है, इसको याद ही करिएगा। राजकुमारी अमृत कौर, ये भी थी। सरोजनी नायडू, ये भी चर्चित नाम है। सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी बिलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करेनी और अम्मू स्वामीनाथन। बेगम एजाज रसूल मुस्लिम लीग पार्टी से थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। एनी मस्करीनी ये कैथोलिक ईसाई थी। देसी रियासत यानी त्रावणकोर कोच्चि से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी। देसी रियासतों की प्रतिनिधित्व महिला प्रतिनिधि। दक्षयानी बिलायुधन ये एकमात्र दलित महिला प्रतिनिधि थी। संविधान सभा की अधिकांश महिलाएं कांग्रेस पार्टी की थी। फिर राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य, तो इसमें इसकी संख्या निर्धारित नहीं है। राजस्थान निर्माण के विभिन्न चरणों के साथ सदस्यों की संख्या व नाम बदलते रहे हैं। राज्यसभा की वेबसाइट के अनुसार हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, राज बहादुर, माणिकलाल वर्मा, गोकुल लाल असावा, बलवंत राय मेहता, बीटी कृष्णाचारी, सरदार सिंह, यशवंत सिंह, रामचंद्र उपाध्याय, दलेल सिंह, कुल 11 सदस्य थे। फिर मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के में सम्मिलित थे। फिर गोकुल भाई भट्ट पहले बम्बई प्रोविंस से, बाद में बम्बई राज्य से संविधान सभा के प्रतिनिधि रहे। उदयपुर से 3 लोग थे। सरटी बिघा राघव 4, बलवंत सिंह मेहता और माणिकलाल वर्मा। जयपुर से बीटी कृष्णाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ये हीरालाल शास्त्री, सरदार सिंह खेतड़ी। फिर बीकानेर से थे सरदार के.एस. पणिक्कर और जसवंत सिंह। जोधपुर से सी.एस. वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। कोटा से दलेल सिंह, अलवर से रामचंद्र उपाध्याय, शाहपुरा भीलवाड़ा से गोकुल लाल असावा और भरतपुर से राज बहादुर, ये थे। संविधान सभा के पदाधिकारी, तो सबसे पहले अस्थायी सभापति टेम्पररी चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। तो बी.एन. राव ने फ्रांस व अन्य दृष्टांतों के आधार पर वयोवृद्ध होने के कारण सिन्हा की अस्थायी सभापति पद पर नियुक्ति का सुझाव दिया था। जे.बी. कृपलानी ने उनके आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। इस प्रकार कृपलानी प्रथम वक्ता बने। सभापति का संविधान सभा ने निर्वाचन किया था। सभापति का निर्वाचन किसने किया था? संविधान सभा ने। अस्थायी उपसभापति बने थे फ्रैंक जे एंथनी। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति सिन्हा ने फ्रैंक एंथनी को मनोनीत किया। इस प्रकार अस्थायी सभापति का निर्वाचन व उपसभापति का मनोनयन हुआ था। एंग्लो इंडियन फ्रैंक जे एंथनी केंद्रीय प्रांत एवं बरार से निर्वाचित हुए संविधान सभा में सदस्य थे। एंथनी प्रथम से 10वीं लोकसभा यानी 6ठी व 9वीं को छोड़कर 8 बार लोकसभा के लिए मनोनीत सदस्य रहे। स्थायी सदस्यों में परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बना था? स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनका निर्वाचन 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और ये संविधान सभा की तीसरी बैठक में इन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया था। परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट तो 25 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारत पाक विभाजन के कारण उनका पुनः निर्वाचन हुआ। अतः 16 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित किए, एच.सी. मुखर्जी और बीटी कृष्णाचारी जयपुर रियासत के प्रतिनिधि रहे। फिर संविधान सभा के दूसरे सत्र में 25 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा कालांतर में 16 जुलाई 1947 को बीटी कृष्णाचारी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। अर्थात संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। भारत विभाजन के कारण संविधान सभा ने अपने नियमों में परिवर्तन कर 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान किया था। एन.बी. खरे अलवर के सुझाव पर 2 में से 1 उपाध्यक्ष देशी रियासतों के प्रतिनिधि में से होना था। अतः बीटी कृष्णाचारी जयपुर को चुना गया था। संविधान सभा के प्रवक्ता तो स्पोक्समैन कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। तो बेनेगल नरसिंह राव को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड बेवल ने संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। लॉर्ड बेवल ने
इंडियन सिविल सर्विसेज के सदस्य रहे राव। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री 1943 से 44। सुरक्षा परिषद में हैदराबाद विषय पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। सुरक्षा परिषद में हैदराबाद विषय पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में जब भारत अस्थायी सदस्य बना 1951 से 52 में, तब वहां बी.एन. राव भारत के प्रतिनिधि थे। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग के न्यायाधीश रहे 1952 से 53 में। राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये याद रखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। संविधान सभा के सचिव, तो सचिव कौन थे? HBR अयंगार जी ये सचिव थे। अयंगार को 24 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति निर्वाचन के समय इनको निर्वाचन अधिकारी बनाया गया था। फिर अंतरिम सरकार जो कि 1946 में बनी थी, तो अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को हुआ था। 24 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। वायसराय लॉर्ड वेवेल को इसका अध्यक्ष तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के कुल 12 सदस्यों ने पंडित नेहरू प्लस 11 अन्य सदस्य ने 2 सितंबर 1946 को शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण के समय अंतरिम सरकार में कांग्रेस के प्रतिनिधि, कुल निर्दलीय व गैर मुस्लिम लीग सदस्य शामिल थे। 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया तथा 3 मूल सदस्यों के स्थान पर मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि अंतरिम सरकार में शामिल किए गए। तो अंतरिम सरकार ये 15 अगस्त 1947 के पूर्व की स्थिति है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कौन सा मंत्रालय या कौन सा विभाग देखते थे? तो ये राष्ट्रमंडल संबंध व विदेश मंत्रालय देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय देखते थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय देखते थे। जॉन मथई ये उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय देखते थे। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय देखते थे। जगजीवन राम। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा देखते थे, चूंकि बल है तो रक्षा ही देखेंगे। C.H. भाभा ये कार्य, खान व ऊर्जा मंत्रालय देखा करते थे। भाभा कार्य, खान एवं ऊर्जा। लेखातली वित्त मंत्रालय देखते थे। तो ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे और इन्होंने वित्त मंत्रालय देखा था। अब्दुल निस्तार ये डाक एवं वायु मंत्रालय देखा करते थे। आसफ अली ये रेलवे एवं परिवहन देखा करते थे। सिराजा गोपालाचारी शिक्षा एवं कला। I.I. चुंदरीगर ये वाणिज्य देखते थे। गजनफर अली खान ये स्वास्थ्य देखते थे और जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्रालय देखा करते थे। शुरुआती इनकार के बाद अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। कब? अक्टूबर 1946 में। लीग का मंत्रिमंडल में शामिल होने का उद्देश्य मंत्रिमंडल के भीतर रहकर अलग पाकिस्तान के लिए लड़ना था। अंतिम सरकार में आपसी गतिरोध पर अंबेडकर ने कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। फिर अंतरकालीन संसद के बारे में देखते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के उपबंधों के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत डोमिनियन की संविधान सभा को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधानमंडल की शक्तियां प्रयुक्त करने का अधिकार दिया गया। भारत 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक डोमिनियन स्टेटस था। इसका संचालन इस अवधि में भारत शासन अधिनियम 1965 के तहत हुआ था। इस अवधि में संविधान सभा ने डोमिनियन संघीय विधायिका का कार्य किया। 26 जनवरी 1950 से अप्रैल 1952 में प्रथम निर्वाचित संसद के गठन तक संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अनुसार संसद की शक्तियों का प्रयोग किया था। संविधान सभा अब अप्रैल 1952 के बाद भारतीय संसद के रूप में परिवर्तित हो गई थी, जब तक कि चुनाव नहीं हुए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के उपबंधों के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत डोमिनियन की संविधान सभा को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधानमंडल की शक्तियां प्रयुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार संविधान सभा न केवल संविधान निर्वाचित संस्था थी, अपितु 1935 के भारत अधिनियम के तहत संघीय विधानमंडलों को प्राप्त शक्तियों के प्रयोग करने वाली व्यवस्थापिका भी बन गई थी। संविधान सभा डोमिनियन विधानमंडल के रूप में लगभग 2 वर्ष और 1 महीने तक अस्तित्व में रही। इसकी प्रथम बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई और अंतिम बैठक 24 नवंबर 1949 को हुई थी, याद रखिए। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की जो विधायिका है बेसिकली अंतरकालीन संसद बन गई। इस प्रकार पहली संसद अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व मनोनीत थी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन इसके कुछ उपबंध, जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, उसकी स्वीकृति के दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। इसमें एक
उपबंध अनुच्छेद 379 का था। इसके अनुसार संविधान सभा जो उसकी विधायी शक्ति यानी संविधान लागू होने के पहले ही भारत की अंतरकालीन संसद बन गई थी। संविधान सभा इसके पास लेजिस्लेटिव पावर होगी, संविधान लागू होने के पहले ही भारत की अंतरकालीन संसद बन गई थी। इस प्रकार अतीत से नाता अब टूट गया था। अब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करने लगी थी। अंतरकालीन संसद एक सदनात्मक विधानमंडल था। यह प्रत्यक्ष रीत से निर्वाचित नहीं हुई थी और इसकी सदस्य संख्या सीमित थी। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि प्रांतीय सभाओं द्वारा परोक्ष रीत से निर्वाचित हुए थे। देशी राज्यों के प्रतिनिधि कुछ निर्वाचित, कुछ उनके शासकों द्वारा मनोनीत किए गए थे, लेकिन ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि प्रांतीय सभाओं के द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा की प्रथा अंतरकालीन संसद के समय से आरंभ हुई थी। संविधान का पहला संशोधन 1951 ईस्वी के द्वारा पारित किया गया था। पंजाब में 20 जून 1951 को अनुच्छेद 356 संविधान लागू होने के बाद पहला प्रयोग लगाए जाने पर अनुमोदन इसी एक सदनीय लोकसभा ने किया था। पंजाब में जो अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगा था, तो लोकसभा जो कि संसद वर्तमान जो संविधान सभा थी जो कि संसद बन गई थी, इसी द्वारा लगाया गया था। अंतरिम सदन का विघटन नहीं किया गया था, बल्कि संविधान सभा के अनुच्छेद 379 के अंतर्गत 17 अप्रैल 1952 को संसद के दोनों गठन किए जाने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो दोनों संसद का जब गठन हो गया तो इसका अस्तित्व अपने आप समाप्त हो गया था। इसका फॉर्मली विघटन नहीं किया गया था कि अब से इसको समाप्त किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। ये अपने आप समाप्त हो गई अनुच्छेद 379 के अंतर्गत जब 17 अप्रैल 1952 को संसद के दोनों सदनों का गठन हो गया था। तो चलिए प्रारूप समिति के बारे में देखते हैं। कमेटी टू स्क्रूटनाइज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। जुलाई 1946 में तत्कालीन वायसराय ने BN राव बेनेगल नरसिंहम को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? वायसराय ने। BN राव के द्वारा भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया। संविधान सभा की बिजनेस कमेटी ने यह सिफारिश दी थी कि प्रारूप संविधान की समीक्षा के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाएगा। फलस्वरूप प्रारूप संविधान पर विचार विमर्श के लिए 29 अगस्त 1947 को सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन किया गया। फिर इस समिति का पूरा नाम प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति है, कमेटी टू स्क्रूटनाइज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक में समिति के सदस्यों ने ही डॉक्टर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का निर्विरोध सभापति नियुक्त किया। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, अध्यक्ष थे। N गोपालास्वामी अयंगर, फिर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। फिर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे। और N माधव राव, इन्होंने BL मित्तर की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था। और TT कृष्णमाचारी, इन्होंने 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह स्थान लिया था। प्रारूप समिति के किसी सदस्य की रिक्तता की स्थिति में संविधान सभा के अध्यक्ष को उनकी जगह सभा के किसी अन्य सदस्य को नामजद करने का अधिकार था। BL मित्तर ने चूंकि स्वास्थ्य कारणों से संविधान सभा की सदस्यता को त्यागपत्र दे दिया था, अतः प्रारूप समिति ने उनका पद खाली हो गया था। तो राजेंद्र प्रसाद ने N माधव राव को उनकी जगह नामजद कर दिया। DP खेतान की मृत्यु पर TT कर्मचारी को सदस्य नामजद कर दिया गया था। संविधान का पहला प्रारूप संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिम्हा राव की देखरेख में संविधान सभा के सचिवालयों की परामर्श शाखा ने तैयार किया। इस प्रथम प्रारूप संविधान पर ही विचार करने के लिए सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर संविधान सभा ने 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। प्रारूप समिति के 7 सदस्यों के नाम सत्यनारायण सिन्हा ने सुझाए थे। इन 7 को संविधान सभा ने निर्विरोध निर्वाचित कर लिया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव संविधान की सभी धाराओं पर विचार करने के बाद उद्देशिका प्रस्ताव पर विचार किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने जुलाई अगस्त 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव में बंगाल प्रांत से निर्वाचित हुए थे। अम्बेडकर जी का निर्वाचन मुस्लिम लीग की सहायता से जैसूर कुलना बंगाल से हुआ था। विभाजन के बाद यह स्थान पाकिस्तान में चला गया। पहन योजना के कारण मुंबई प्रेसिडेंसी से कांग्रेस के संयोग से पुनः निर्वाचित पुनः इलेक्टेड हुए थे। इसके लिए कांग्रेस ने MR जयकर, जो स्वयं कांग्रेस के संयोग से संविधान सभा पहुंचे थे, को त्यागपत्र दिलवाकर पुनः सीट रिक्त करवाई थी। 1952 का लोकसभा चुनाव अम्बेडकर ने बॉम्बे
उत्तर केंद्रीय क्षेत्र बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी से लड़ा था, पर चौथे स्थान पर रहे। यहाँ से इनके सामने कांग्रेस के नारायण सादोबा कालरोलकर जीते थे। अंबेडकर 1954 में बांद्रा में हुए लोकसभा के उपचुनाव में भी हार गए। वे 1952 में मुंबई राज्य से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। फिर अंबेडकर 1947 से 1951 तक नेहरू कैबिनेट में विधि एवं न्याय मंत्री रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर की दक्ष पायलट की संज्ञा दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को दक्ष पायलट यानी स्किल्ड पायलट की संज्ञा दी थी, जबकि के.बी. राव ने अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक व जननी दोनों कहा। संविधान सभा की समितियां, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व वाली समितियां कौन कौन सी थी? तो कार्य संचालन नियम निर्माण समिति, इसे नियम समिति भी कहा जाता है, रूल्स कमेटी। यह संविधान की पहली समिति थी जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को गठित की गई थी। इसके सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1+15 सदस्यों वाली इस समिति में जी दुर्गाबाई एकमात्र महिला सदस्य थी। फिर संचालन समिति, इसके सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पंडित नेहरू की सभापतित्व वाली जो समितियां थी, तो राज्य समिति थी, स्टेट कमेटी थी, देशी राज्यों से वार्ता है तो स्टेट कमेटी बनाई गई थी। फिर संघ कमेटी, संघ शक्ति कमेटी यानी फेडरल पावर कमेटी बनाई गई थी, ये शक्तिशाली संघ की वकालत करती थी। फिर संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, ये संघीय संविधान हेतु बनाई गई थी। फिर प्रारूप समिति द्वारा निश्चित प्रारूप की जांच हेतु विशेष समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। नागरिकता पर तदर्थ समिति, ये इसके अध्यक्ष एस वरदाचारी थे। फिर हिंदी अनुवाद समिति के अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त थे। समितियों के सभापति जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो एस वरदाचारी ये नागरिक तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। निर्लिन रजन सरकार ये वित्तीय प्रावधान पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन ये सदस्य नहीं थे। यस के दर ये भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे। बी.एन. राव ये भी भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन भारतीय राज्यों के लिए आदर्श संविधान के प्रारूप हेतु राज्य मंत्रालय समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल के नेतृत्व में जो समितियां बनी थी, तो प्रांतीय संविधान समिति बनी थी, प्रांतों के संविधान हेतु। सलाहकार समिति या मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, इसके सभापति पटेल थे। इस समिति को 5 उप समितियों में बांटा गया था, जिनमें से 2 मुख्य निम्नलिखित थी। पहला मौलिक अधिकारों पर उप समिति, इसके सभापति या इसके अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। और अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति, इसके सभापति एच.सी. मुखर्जी थे। पूर्वी पंजाब और पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक समस्याओं पर रिपोर्ट हेतु विशेष उप समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। एकमात्र ऐसी समिति जिसमें सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद व जवाहरलाल नेहरू के मुंशी अम्बेडकर एक साथ सदस्य रहे थे, यही समिति थी। अल्पसंख्यक समस्याओं पर रिपोर्ट हेतु विशेष उप समिति। अन्य समितियां एवं आयोग संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, इसके सभापति जी मावलंकर थे। मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा प्रतिनिधि इसके सदस्य थे। चीफ कमिश्नर प्रांत संविधान समिति बिठाभी सीतारामैया अध्यक्ष थे इसके। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, सभापति इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति को ही झंडा समिति कहा जाता है। इस समिति का गठन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 23 जून 1947 को किया था। वो स्वयं इसके सभापति थे। जेबी कृपलानी ना तो इसके सभापति थे और ना ही सदस्य थे। इसमें 1+9 मेंबर हुआ करते थे। प्रारूप समिति, तो इसके सभापति डॉक्टर अंबेडकर थे। प्रारूप समिति द्वारा निश्चित प्रारूप तैयार करने की जांच हेतु विशेष समिति के सभापति पंडित नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर अंबेडकर थे, लेकिन प्रारूप समिति द्वारा निश्चित प्रारूप की जांच हेतु विशेष समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष नेहरू थे। भाषाई प्रांतीय आयोग के अध्यक्ष एस के धर थे, लेकिन धर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इस आयोग की नियुक्ति संविधान सभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर अंबेडकर की सिफारिश पर की गई थी। भारतीय देशी राज्यों के लिए आदर्श संविधान के प्रारूप हेतु समिति के सभापति बी.एन. राव थे। यह समिति रियासती मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी, न कि संविधान सभा द्वारा। फिर संविधान सभा के भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, रॉबर्ट हाईग्रेव क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान के 395 में से 250 अनुच्छेद 1935 अधिनियम में से
शब्दशः या मामूली परिवर्तन के साथ ले लिए गए। तो 395 अधिनियम थे भारतीय संविधान में, उसमें से लगभग 250 जो प्रावधान है वो सीधे सीधे 1935 एक्ट से ले लिए गए, कुछ तो डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्टली। उदाहरण के लिए तीन अनुसूचियों के आधार पर शक्ति का विभाजन, फिर राज्यपाल का कार्यालय, गवर्नर। थर्ड बात है वो है राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता पर शासन नियंत्रण केंद्र द्वारा संघीय तंत्र, न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग, ये सभी चीजें भारतीय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 उसके द्वारा ली गई। अब विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। ब्रिटेन से जो प्रावधान लिए गए हैं, एक तो संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को, वो भी यहीं से डिराइव्ड है। एकल प्रावधान मतलब एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका और एकल नौकरशाही, ये कॉन्सेप्ट भी ब्रिटेन से लिया गया। मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ये संविधान, ये भी कॉन्सेप्ट लिया गया है ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन से प्रभावित है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का जो कॉन्सेप्ट है ये भी वहीं से लिया गया है। सीएजी, ये भी सीएजी का जो पद है ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। फिर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो निर्वाचन प्रणाली है, यहाँ पर आप अगर अपने प्रतिद्वंदी से 1% वोट या एक वोट भी अधिक ला लेते हैं तो आप जीत जाते हैं। ये जो सिस्टम है निर्वाचन प्रणाली का, ये ब्रिटेन से लिया गया। परमाधिकार लेख यानी मैंडेमस चोरिट है, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। और राज्य की स्वविवेकी जो शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर जो राष्ट्रपाल की है, राज्यपाल की, वो भी ब्रिटेन से ली गई। फिर यूएसए के संविधान से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन का। मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, उद्देशिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, ये सब। फिर कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली गई है, जो फेडरल सिस्टम है भारत का, जो कि सेंटर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ है, ये सिस्टम कनाडा से लिया गया है। सशक्त केंद्र का जो अवधारणा है, वही बात है कि जो संघात्मक व्यवस्था है भारत में केंद्र की तरफ झुकी हुई है, ये भी कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, तो जो रिड्यूसरी पावर होती है, जो रिड्यूसरी पावर, तो ये बेसिकली हमने देखा था जब 1935 एक्ट पढ़ा था हमने, तो ये किसको दिया गया था, गवर्नर जनरल को दिया गया था। और भारत में अभी किसको दिया गया है, स्टेट्स की बजाय अब ये पार्लियामेंट को ही दे दिया गया। तो ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आया है, कनाडा से आया, लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ये अनुच्छेद 143 में दिया हुआ है, ये भी यहीं से लिया गया है। फिर विभिन्न देशों के संविधानों के लिए प्रावधान, तो और जो महत्वपूर्ण देश हैं उनसे जो संविधानों के उनके संविधान से जो प्रावधान लिए गए हैं वो, तो आयरलैंड से डीपीएसपीज का जो कॉन्सेप्ट है लिया गया है। जो भारत में जो डीपीएसपीज हैं आर्टिकल 17 से 51 तक, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों का जो प्रावधान है, ये राज्यसभा के जो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है 12 सदस्यों को, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा, ये कॉन्सेप्ट आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग और उसकी प्रक्रिया, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस लगती है, इम्पीचमेंट प्रोसेस राष्ट्रपति की, ये कहाँ से प्रभावित है, आयरलैंड से ली गई। जर्मनी, तो 1919 के वाइमर संविधान से 1933 से, जो वाइमर रिपब्लिक कब से कब तक था, 1919 से 1933 तक, यानी हिटलर के आने के पहले तक से आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का कॉन्सेप्ट लिया गया है। 1935 अधिनियम से आपात उपबंध लिए गए, यानी 356 वाला, ये 335 से लिया गया है। जबकि जो ओवरऑल जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, ये कहाँ से ली गई है, या जो संविधान के काइंड ऑफ जो मूल अधिकार है उनको सस्पेंशन का जो अधिकार है, ये जर्मनी से लिया गया। फिर जापान से अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित शासन, यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया है, ये जापान से। फ्रांस के चौथे गणतंत्र से, जो कि 1949 में लागू हुआ था, से गणतंत्रात्मक शासन यानी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लिया गया। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन, जो कि 368 में दिया हुआ है, आर्टिकल 368 में दिया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से।
ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फिर समवर्ती सूची, कंकरेंट सूची, यहाँ पर काइंड ऑफ तो 3 सूचियाँ होती हैं ना, एक तो सेंट्रल लिस्ट हो जाती है, दूसरी स्टेट लिस्ट होती है और तीसरी कंकरेंट लिस्ट होती है। तो कंकरेंट लिस्ट में ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर अगर मान लो फॉर एग्जांपल कंकरेंट लिस्ट में जो मुद्दे होते हैं उन पर दोनों यानी सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन प्रोविजन ये है कि अगर कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों ने कानून बनाए हैं तो किसके कानून वैलिड होंगे, तो सेंटर के कानून अपर हैंड पर रहेंगे, यानी कि अगर कहीं पर विरोधाभास हुआ स्टेट और सेंटर के कानून में तो सेंटर के कानून माने जाएंगे। ये समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट है। फिर साधारण विधेयक पर सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो ज्वाइंट कमेटी होती है, ज्वाइंट सेशन होता है, ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आयरलैंड से उद्देशिका के प्रारंभिक व अंतिम शब्द लिए गए। उसे के संविधान से राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो उसे के संविधान से लिया गया। पोलैंड से धर्म की स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट लिया गया। यूगोस्लाविया से शोषण के विरुद्ध अधिकार लिया गया है, यानी आर्टिकल जो 24 है वो कुल मिला के यूगोस्लाविया से लिया गया है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, ये सोवियत संघ से लिया गया है। अब संविधान सभा की कुछ आलोचनाएं लोग करते हैं उसको देख लेते हैं। तो संविधान सभा संप्रभु संपन्न नहीं थी, चर्चिल व जयकर ऐसा बोलते हैं। विस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को वैधता, जो संविधान सभा है उसकी वैधता को चुनौती दी है। संविधान सभा के सदस्य या आर जयकर ने भी कहा है कि संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। फिर संविधान सभा प्रतिनिधिक संस्था नहीं थी, यानी जेपी नारायण ने सभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन पर जोर दिया था जो व्यस्क मताधिकार पर आधारित हो। चूंकि इसमें इलेक्शन इनडायरेक्ट हुआ था इसलिए कहा जाता है कि ये रिप्रेजेंटेशन का जो सही मायना है उस पर खरा नहीं उतरती। इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था। ग्रेनविल ऑस्टिन ऐसा बोलते हैं। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, यानी एक दलीय देश यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है केवल एक दलीय है, और एक दलीय निकाय यानी उसी के लोग इसमें भरे हुए हैं। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इंडिया। फिर ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ये अमेरिकी इतिहासकार है, ऑस्टिन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोलन कार्नर स्टोन ऑफ अ नेशन और वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कोलन द इंडियन एक्सपीरियंस। संविधान सभा की हैसियत एक दलीय देश में एक दलीय निकाय की थी। संविधान सभा को कांग्रेस तथा कांग्रेस भारत का पर्याय थी। इसमें तीसरा बिंदु सरकार का था जिसे मिलाकर एक घनिष्ठ त्रिकोण बन जाता था। त्रिकोण का तात्पर्य है कांग्रेस ही पार्टी, संविधान सभा व सरकार। तो कांग्रेस पार्टी, संविधान सभा और सरकार दोनों थी, केंद्र व प्रांतों की निर्वाचित सरकार। तो कांग्रेस पार्टी ही संविधान सभा में थी और वो भी चला रही थी। तो ये बात। वकीलों का प्रभुत्व है भारतीय संविधान सभा में। वकीलों का प्रभुत्व था, ये आइवर जेनिंग्स बोलते हैं। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है ऐसा बोलते हैं आइवर जेनिंग्स। हिंदुओं का प्रभुत्व है, ये लॉर्ड विस्काउंट ऐसा बोलते हैं कि सभा हिंदुओं का निकाय है। जो संविधान सभा थी ये हिंदुओं का निकाय थी। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को एक जात की संस्था कहा, जबकि सर जॉन साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा। लक्ष्मी नारायण साहू क्या कहते हैं कि इस संविधान के आदर्शों का भारत की आत्मा से संबंध नहीं है। यह संविधान यहाँ की परिस्थितियों में कार्य नहीं कर पाएगा तथा लागू होने के कुछ समय बाद ही बिखर जाएगा। के हनुमंथैया, हम बीणा या सितार का संगीत सुनना चाहते थे लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी बैंड बज रहे हैं। यह वैसा संविधान नहीं है जैसा महात्मा गांधी ने सोचा था। महात्मा गांधी ने विलेज रिपब्लिक की बात की थी, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी, और संविधान में तो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसीज ज़्यादा है, सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है। तो ऐसा संविधान नहीं था कि हनुमंथैया ऐसा बोलते हैं जो गांधी ने सोचा था। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा की आलोचना की और उनके अनुसार 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा देश का संचालन किया जा सकता है। यदि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं है कि हमारा संविधान खराब है, वरन हम यह कहना होगा कि मनुष्य ही खराब है। तो अगर संविधान भारत में जो नवीन संविधान के अंतर्गत अगर भारत के संविधान की स्थिति या भारत में स्थिति खराब होती है, दंगे होते हैं या कुछ अन्य घटनाएं घट जाती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि संविधान खराब था। संविधान को चलाने वालों के ऊपर प्रश्न उठाना चाहिए, जो चलाने वाले हैं वही खराब है। कुल मिला के कोई संस्था खराब है अच्छी नहीं होती है, उसको चलाने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित व्यक्ति
बुरे हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। तो कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसे क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति बुरे हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। और अगर कितना भी खराब संविधान हो लेकिन उसे क्रियान्वित करने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान अच्छा हो जाएगा, ये अम्बेडकर कहा करते थे। चलिए दोस्तों, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है उसका चैप्टर पूरा होता है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक और आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आप पाते रहें और थोड़ा सा उत्साहवर्धन भी मेरा हो जाए तो मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं चैनल की। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट रखी गई है, 29 रुपये से आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आप भी सीरियसनेस दिखा सकें। चलो पैसा लग रहा है तो पढ़ ही हैं, या थैंक्स का बटन आता है उसमें भी आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर चाहें तो, वरना कोई कंपलसरी नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।